आप सभी का स्वागत है आज के हमारे इस वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग कक्षा 10 का दूसरा चैप्टर जिसका नाम अम्ल क्षार एवं लवण है, इस चैप्टर से यानी कि आपके बोर्ड परीक्षा में पूछे जाने वाले एमसीक्यू मतलब संभावित एमसीक्यू प्रश्न को हल कराया जाएगा। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आप लोगों के परीक्षा में कुल एमसीक्यू प्रश्न की संख्या 20 होने वाला है, यानी कि एक एमसीक्यू का अंक कितना होता है, 1 नंबर। तो 20 एमसीक्यू का 20 नंबर, यानी कि दोस्तों आपके परीक्षा का अच्छा खासा जो नंबर है वो एमसीक्यू लेकर जाने वाला है। यानी कि अगर आपको एमसीक्यू पता रहता है, उसका उत्तर पता रहता है, तो आप लोग को एकदम आसान तरीका से 20 नंबर मिल जाएगा। ठीक दोस्तों, तो दोस्तों आप लोगों को जैसे यह जो है दो चैप्टर है, यानी कि दो चैप्टर एमसीक्यू का पार्ट 1 है, यानी कि यह पार्ट 1 होने वाला है। ऐसे ही दोस्तों हम लोग और भी हमारे चैनल पर आप लोग को चैनल के प्ले लिस्ट में आपको और भी इसके पार्ट मिल जाएंगे। ठीक दोस्तों, तो चलिए हल करते हैं। देखिए, पहला दिया है कि धातुओं का ऑक्साइड होता है, यानी कि धातुओं का ऑक्साइड जो हमारा होता है वो कैसा होता है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है अति स्वादिष्ट, बी में दिया है अम्लीय, सी में दिया है उदासीन और डी में दिया है क्षारीय। तो जैसा कि आप लोग दोस्तों जानते हैं कि जो धातुओं का ऑक्साइड होता है हमारा वह क्षारीय होता है, यानी कि ऑप्शन डी सही हो जाएगा। और दोस्तों जो हमारा अधातु जो अधातु होता है, तो अधातु का ऑक्साइड जो होता है दोस्तों हमारा अम्लीय होता है, यानी कि इसका उत्तर हो जाएगा डी नंबर क्षारीय। और आप लोगों से पूछा जाएगा कि अधातु का ऑक्साइड कैसा होता है, तो अम्लीय, और धातु का ऑक्साइड तो आप लोग जान ही रहे हैं सी, यानी कि डी नंबर क्षारीय। ठीक दोस्तों, अगला हम लोग क्वेश्चन को हल करते हैं। जैसा कि अगला क्वेश्चन दिया है कि सांद्र H2SO4 को जल में मिलाने पर हमें मिलता है, यानी कि अगर आप लोग सांद्र H2SO4 को जल में मिलाएंगे तो आप लोगों को क्या मिलेगा। ऑप्शन ए में दिया है उष्मा, यानी कि सांद्र H2SO4 को जल में मिलाने पर हमें उष्मा अवशोषित होता है। बी में है कोई परिवर्तन नहीं होता है, सी में है उष्मा उत्सर्जित होता है और डी में है उपर्युक्त सभी, यानी कि सभी क्रियाएं होती। तो सभी तो कभी हो नहीं सकता। तो दोस्तों जब हम लोग सांद्र H2SO4 को जल में मिलाते हैं तो हमें उष्मा मिलता है, यानी कि उष्मा उत्सर्जित होता है। और दोस्तों सांद्र H2SO4 ही नहीं, आप किसी भी प्रकार का अम्ल को जल में मिलाएंगे तो आपको उष्मा उत्सर्जित होता हुआ मिलेगा। ठीक दोस्तों, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब हम लोग तीसरे नंबर प्रश्न पर आते हैं। दिया है दोस्तों कि बेकिंग सोडा को गर्म करने पर क्या बनता है। तो पहला में दिया है NaCl, दूसरा में दिया है H2O, तीसरा में यानी कि सी नंबर दिया है Na2CO3 और ये दिया है NaH4Cl। तो दोस्तों आप लोगों का जो यह क्वेश्चन है इसका उत्तर हो जाएगा सी नंबर, यानी कि जब आप लोग बेकिंग सोडा को गर्म करेंगे तो NO2CO3 यानी कि धावन सोडा, अगर आप लोग बेकिंग सोडा को गर्म करेंगे तो आप लोगों को धावन सोडा प्राप्त होगा। और दोस्तों यह जो प्रश्न होता है यानी कि बनाने की विधि, उसमें 2 नंबर का पूछा जाता है कि आप बताइए धावन सोडा को बनाने की विधि आप बताइए। तो आप सिंपल क्या लिखेंगे, बेकिंग सोडा को गर्म करके धावन सोडा का निर्माण किया जाता है। आप लोग का 2 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा। दोस्तों अगला है हम लोग का 4 नंबर क्वेश्चन। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर दिया है, इसका आप लोग जान गए कि इसका जो उत्तर होने वाला है Na2CO3, यानी कि बेकिंग सोडा को गर्म करते हैं तो धावन सोडा प्राप्त होता है। देखिए 4 नंबर में दिया है कि अम्ल वह पदार्थ होते हैं जो, पहला में दिया इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं, बी में दिया है प्रोटॉन दान करते हैं, सी में दिया है OH आयन देते हैं, डी में दिया है OH आयन लेते हैं। तो दोस्तों जो हमारे अम्ल होते हैं वह प्रोटॉन दान करते हैं, यानी कि ऑप्शन जो है हमारा बी सही होने वाला है कि जो अम्ल होते हैं वो प्रोटॉन दान करते हैं। प्रोटॉन दान करते हैं मतलब प्रोटॉन को H+ से, यानी कि H से मतलब प्लस से दर्शाया जाता है, प्रोटॉन को इस तरह लिखते हैं ना P+। उसी प्रकार से जो अम्ल होते हैं
अम्ल में जो H+ आयन होता है, यानी कि आप लोग जानते हो कि अम्ल में क्या होता है, तो H+ आयन होता है, यानी कि जो प्रबल अम्ल होता है उसमें ज़्यादा H+ आयन होते हैं और जो दुर्बल अम्ल होता है उसमें कम H+ आयन होते हैं, यानी कि अम्ल में H+ आयन होगा। ठीक, तो दिया है अम्ल वह पदार्थ होते हैं जो प्रोटॉन दान करते हैं, यानी कि H+ आयन जो दान करते हैं, देते हैं, उसको ही हम लोग क्या कहते हैं, अम्ल कहते हैं। और दोस्तों जो H+ आयन किसी से ले लेंगे, यानी कि लेंगे, उसको क्या कहेंगे, यानी कि जो ग्रहण करेंगे उसको हम लोग कहते हैं क्षार। ठीक दोस्तों, यानी कि इसका जो हमारा ऑप्शन होने वाला है बी नंबर सही होगा। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, अम्ल व क्षार के अभिक्रिया के फलस्वरूप बने पदार्थ को क्या कहते हैं, यानी कि अम्ल और क्षार का आपस में क्रिया करेंगे तो आपको क्या मिलेंगे। पहला में दिया है एल्कोहल, दूसरा में यानी कि बी नंबर में लवण, सी नंबर में क्षार और डी नंबर में ईस्टर। तो दोस्तों अगर आप अम्ल और क्षार का आपस में क्रिया कराएंगे तो आपको लवण प्लस जल प्राप्त होता है। अब इसमें दोस्तों जल तो कहीं है नहीं, तो हमारा क्या है, लवण है, तो इसका उत्तर हो जाएगा लवण, बी नंबर इसका उत्तर हो जाएगा। अब हम लोगों का 6 नंबर क्वेश्चन है, उदासीनीकरण क्रिया से क्या बनता है, या कभी कभी पूछ देगा कि उदासीनीकरण अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, यानी कि आप लोगों के परीक्षा में 2 नंबर का क्वेश्चन पूछाता है कि उदासीनीकरण क्रिया से आप क्या समझते हैं। तो दोस्तों इसको हम लोग देखते हैं, उदासीनीकरण क्रिया से क्या बनता है। उदासीनीकरण क्रिया किसे कहते थे दोस्तों, जब अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करते हैं तो इसी क्रिया को जो है उदासीनीकरण क्रिया कहा जाता है। अब जैसा कि दोस्तों आप लोग जानते हैं अम्ल और क्षार आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, लवण तथा जल बनाते हैं। तो इसमें क्या दिया, उदासीनीकरण क्रिया से क्या बनता है, तो ऑप्शन नंबर डी लवण तथा, यह आसान था, आगे भी हल किए थे, लवण तथा जल बनता है। और 2 नंबर में पूछता है कि उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो अम्ल तथा क्षार जब आपस में क्रिया करते हैं उसी क्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया या क्रिया कहा जाता है। अब दोस्तों हम लोग इसका आप लोग उत्तर जान गए, डी नंबर लवण तथा जल होने वाला है। अब दोस्तों हम लोग 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर दिया है कि क्षार वह पदार्थ होता है जो इलेक्ट्रॉन, ए नंबर में दिया है एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, बी में दिया है प्रोटॉन ग्रहण करता है, सी में दिया है OH आयन देते हैं और डी में दिया है OH आयन लेते हैं। तो जैसा कि दोस्तों हम लोग इससे पहले आपको हम बताए थे कि जो अम्ल होता है वो H+ आयन क्या करता है, देता है, और जो क्षार होता है हमारा वह H+ आयन लेता है। और दोस्तों लेने के हुए हम क्या कहते हैं, ये लिख रहे हैं दोस्तों, लेने को ही हम लोग कहते हैं ग्रहण करना। तो देखिए दोस्तों इसमें दिया है आप लोगों का बी नंबर ऑप्शन में जो प्रोटॉन ग्रहण करता है, क्षार वह पदार्थ होता है जो प्रोटॉन ग्रहण करता है और अम्ल प्रोटॉन देता है। तो इसका ऑप्शन बी नंबर हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का 7 नंबर, 8 नंबर, 7 नंबर हल कर लिए। 8 नंबर है कि अम्ल एवं क्षार के परीक्षण के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों इस ऑप्शन के अनुसार बताना है। ऐसे तो अम्ल और क्षार के परीक्षण के लिए कई चीज़ों का उपयोग किया जाता है, लेकिन ऑप्शन के अनुसार बताना है। पहला में दिया है लिटमस पत्र, दूसरा में दिया है यानी कि बी नंबर में कोबाल्ट पत्र, सी नंबर में दिया है लौह पत्र और डी नंबर में दिया है इनमें से कोई नहीं। तो जैसा कि दोस्तों हम लोग जानते हैं कि अम्ल और क्षार के परीक्षण करने के लिए ऑप्शन के अनुसार हमारा एकमात्र ऑप्शन यानी कि जो होगा लिटमस पत्र होगा। अम्ल और क्षार के परीक्षण के लिए हम लोग ऑप्शन नंबर ए लिटमस पत्र का उपयोग करते हैं। ऐसे तो दोस्तों प्रकृति में हम लोग कई चीज़ों का प्रयोग करते हैं, जैसे कि पत्ता गोभी का, हल्दी का आदि, ये सब प्रकृति में पाए जाने वाले ऐसे चीज़ हैं जिनसे अम्ल और क्षार का परीक्षण किया जाता है। लेकिन ऑप्शन के अनुसार पत्ता गोभी तो है नहीं, हल्दी तो है नहीं, है क्या हमारा, या प्याज भी दोस्तों आता है अम्ल और क्षार के परीक्षण करने के लिए, लिटमस पत्र है। तो इसका आंसर लिटमस पत्र हो जाएगा। अगला दिया है कि नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, यानी कि नीले लिटमस पेपर को लाल कौन कर देगा, यानी कि नीला लिटमस पत्र को अगर हम क्षार में डालेंगे तो क्या लाल हो जाएगा, लवण में, यानी कि बी में लवण, सी में अम्ल और डी में दिया है
मैं नहीं बताऊंगा। तो दोस्तों जो नीले लिटमस पत्र होते हैं उनको जो अम्ल होते हैं यानी कि अम्ल में आप नीले लिटमस पत्र को डालेंगे तो का कैसा रंग का हो जाएगा, तो लाल रंग का हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अम्ल, यानी कि नीले लिटमस पत्र को कौन लाल कर देता है, अम्ल। और दोस्तों लाल लाल लिटमस पत्र को नीला कौन कर देता है, तो उसको कहते हैं हम लोग क्षार, उसको कहते हैं क्षार। ठीक दोस्तों, आप लोग को समझ में आ गया होगा कि नीले लिटमस पत्र को लाल कौन कर देता है, अम्ल, और लाल लिटमस पत्र को यानी कि इसका उल्टा कौन, मतलब लाल लिटमस पत्र को नीला कौन कर देता है, क्षार। इसका ऑप्शन सी नंबर अम्ल होगा। ठीक, अब हम लोग 10 नंबर हल करते हैं। 10 नंबर में दिया है कि जल में घुलनशील भस्म को क्या कहते हैं। तो दोस्तों ऑप्शन में दिया है अम्ल, लवण, ए तथा ए व बी दोनों, और डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। तो जो दोस्तों जल में घुलनशील भस्म को जो होता है, जो जल में घुलनशील भस्म होते हैं वो क्षारीय प्रकृति के होते हैं, जो कि दोस्तों ऑप्शन नंबर में आप लोग को कहीं भी क्षारीय नहीं दिखाई दे रहा है। देखिए ए में दिया है अम्ल, बी में दिया है लवण, और सी में दिया है ए और बी दोनों, और डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो उत्तर होगा वो होगा इनमें से कोई नहीं। क्यों? क्योंकि जल में घुलनशील जो भस्म होते हैं उसको क्षार कहते हैं, और क्षार तो ऑप्शन में है नहीं, इसीलिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा, डी, इनमें से कोई नहीं। अगला हम लोग उत्तर मतलब प्रश्न हल करते हैं। दिया है 11 नंबर कि लाल लिटमस पत्र को नीला कौन कर देता है। अभी दोस्तों हम लोग आगे ही समझे थे कि नीले लिटमस पत्र को लाल कौन कर देगा, अम्ल, नीला, यानी कि नीला से लाल कौन करेगा, अम्ल, नीला से लाल कौन करेगा, अम्ल, और लाल से नीला कौन करेगा, क्षार। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है क्षार, यही उत्तर हो जाएगा। अभी हम लोग समझे थे कि लाल लिटमस पत्र को नीला अम्ल, और लाल लिटमस पत्र को, जैसे नीला लिटमस पत्र को लाल अम्ल और लाल लिटमस पत्र को नीला कौन करेगा, क्षार, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। अब हम लोग 12 नंबर क्वेश्चन को हल करेंगे। 12 नंबर दिया है कि सभी अम्ल जल में घुल कर क्या देते हैं। अभी हम लोग 1 नंबर क्वेश्चन में ही देखे थे कि अम्ल को अगर जल में घोला जाता है, 1 नंबर या 3-4 नंबर में देखे थे, जब अम्ल को जल में घोला जाता है तो यह क्या देते हैं, H+ आयन देते हैं, जिसका ऑप्शन नंबर डी में उत्तर दिया गया H+ आयन, जो कि हमारा डी नंबर उत्तर सही हो जाएगा। यानी कि सभी अम्ल जल में घुलकर क्या करते हैं, H+ आयन देते हैं। ठीक दोस्तों, अब हम लोग क्या करेंगे, 13 नंबर क्वेश्चन को हल करेंगे। 13 नंबर दिया है कि लाल लिटमस को नीला कर देने वाले विलयन का पीएच संभव क्या होगा। ये दोस्तों काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। हम लोग समझे थे कि नीला लिटमस पत्र को लाल कौन कर देगा, और दोस्तों लाल लिटमस पत्र को नीला कौन कर देगा। तो जैसा कि दोस्तों हम लोग देखे थे कि नीला को लाल कौन करता है, अम्ल, अम्ल नीला को लाल करता है, और इसका रिवर्स लाल लिटमस पत्र को नीला कौन कर देता है, क्षार। ठीक दोस्तों, अब दोस्तों इसमें यह समझना है कि इनका पीएच मान मतलब कितना संभव हो सकता है। तो दोस्तों अम्ल का पीएच मान 0 से लेके 6 के बीच होता है, ठीक ना। 7 पर जो होता है आपका उदासीन होता है, और 7 से लेके 14 के बीच आपका क्षार होता है। तो दोस्तों दिया है कि लाल लिटमस को नीला कौन कर देगा, तो लाल लिटमस को नीला तो क्षार करेगा, और क्षार का पीएच मान जो होता है 7 से 14 के बीच में होता है। तो देखिए 1.5 ये तो अम्ल होगा, 5 ये भी अम्ल होगा। अब दिया है C10, ये दोस्तों जो है 7 और 14 के बीच में आएगा 10, जो होगा हमारा क्षार, और यही हो जाएगा हमारा उत्तर। इनमें से कोई नहीं डी नंबर में दिया है, लेकिन हमारा सी नंबर ऑप्शन सही होगा 10। ठीक दोस्तों, यही संभव है कि मतलब उसका पीएच मान संभव 10 पर है। ठीक दोस्तों, अगला हम लोग का 14 नंबर दिया है कि अपच का उपचार करने के लिए निम्न में से किस औषधि का उपयोग किया जाता है।
अपच मतलब समझ रहे दोस्तों, जैसे अपच के कारण ही आप लोगों का गैस होता है, तो गैस के लिए आप लोग क्या पीते हैं, इनो पीते हैं, इतना तो पता है। तो दोस्तों इनो में ही एक होता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, उसका भी आप उपयोग कर सकते हैं और उसी का इसमें मिलावट होता है। जैसे दोस्तों दिया है ऑप्शन नंबर हमारा एंटीबायोटिक, इसका तो उपयोग नहीं करेंगे। फिर दिया है एंटीसेप्टिक, फिर दिया है एंटासिड और डी में दिया है ए एवं सी दोनों। तो दोस्तों अपच के उपचार के लिए हम लोग ऑप्शन नंबर सी में दिया है एंटासिड, यानी कि ऑप्शन नंबर किस में दिया है, सी में एंटासिड, यानी कि अपच के उपचार के लिए हम लोग एंटासिड का उपयोग करते हैं। अगर एंटासिड न देके आपका मिल्क ऑफ मैग्नीशिया देता तो उसका भी हम लोग सेवन करते हैं अपच की स्थिति में। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया नहीं है, एंटासिड है, तो इसी का हम लोग सेवन करते हैं, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया है। अगला हम लोग का 15 नंबर है कि हमारा उदर, यानी कि पेट को ही उदर कहते हैं, हमारा पेट कौन सा अम्ल उत्पन्न करता है। यानी कि दोस्तों हमारा जो शरीर है वो भोजन को पचाने के लिए एक अम्ल का उपयोग करता है, भोजन को पचाने के लिए, या भोजन में मतलब जो जीवाणु होते हैं उसको नष्ट करने के लिए हमारा पेट अम्ल को स्रावित करता है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर में दिया है ए में NaOH, बी में दिया है मेथेन, एक ज्वलनशील गैस है, मेथेन तो कभी स्रावित नहीं करेगा। सी में दिया है HCl, और मेथेन वैसे अम्ल भी नहीं, और डी में दिया है HNO3। तो दोस्तों जो हमारा उदर यानी कि जो पेट होता है वह HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या करता है, स्रावित करता है, यानी कि HCl को ही कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा कि हमारा पेट कौन सा अम्ल उत्पन्न करता है, तो HCl उत्पन्न करता है। ठीक दोस्तों, अगला प्रश्न है हमारा 16 नंबर कि दांत साफ करने के लिए टूथपेस्ट की प्रकृति किस प्रकार की होती है। यानी कि दांत जो मंजन से आप लोग सुबह सुबह मुंह धोते हैं तो उसकी प्रकृति कैसी होती है। ए में दिया है तैलीय, यानी कि आप लोग जो टूथपेस्ट उपयोग करते हैं वो तैलीय होता है। बी में दिया है अम्लीय होता है। सी में दिया है क्या उदासीन होता है, और डी में दिया है क्या क्षारीय होता है। तो दोस्तों आप लोगों का मतलब टूथपेस्ट कैसा भी हो, लेकिन मुख्य रूप से जो है टूथपेस्ट की प्रकृति क्षारीय होनी चाहिए, और क्षारीय ही होता ही है, क्योंकि दोस्तों जो हम लोग खाना खाते हैं और जो भोजन पचता है तो उससे जो होते हैं कई प्रकार के गैसें निकलती हैं, जिनका प्रकृति कैसा होता है, अम्लीय। और वो क्या होते हैं, कुछ गैस कुछ अपशिष्ट पदार्थ जो होते हैं हमारे दांतों पर जमे होते हैं, जिनका मतलब प्रकृति कैसा होता है, अम्लीय होता है। और जैसा कि दोस्तों आप लोग जानते हैं कि अम्ल को उदासीन बनाने के लिए छाछ से क्रिया कराया जाता है। इसीलिए दोस्तों सुबह सुबह हम लोग मुंह धोते हैं तो हमारे दांत पर जो जीवाणु कीटाणु जो भी बैठे होते हैं उनका प्रकृति होता है अम्लीय, और हम लोग क्षारीय टूथपेस्ट से मुंह धोते हैं, अपना दांत साफ करते हैं, तो अम्ल प्लस क्षार बराबर उदासीन। इसीलिए दोस्तों हम लोग का टूथपेस्ट का जो प्रकृति होने वाला है क्षारीय होता है, जो ऑप्शन नंबर डी में है। अगला दिया है हमारा 17 नंबर कि पानी को जीवाणुओं से मुक्त कराने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है। यानी कि आप लोग दोस्तों छोटे छोटे होंगे तो आप लोग के गांव घर में नारा होता होगा, तो उस नारा में क्या किया जाता था, एक सफ़ेद रंग का चूर्ण डाला जाता था, सफ़ेद सफ़ेद कलर का, आप लोग देखे होंगे। तो दोस्तों वही पूछ रहा है कि पानी को जीवाणुओं से मुक्त करने के लिए निम्न में से किसका, यानी कि जो उसमें डालते थे उसका क्या नाम था। तो ए में दिया है बेकिंग सोडा, बी में दिया है धोने का सोडा यानी कि धावन सोडा, अभी जो पीछे हम लोग पढ़े हैं Na2CO3, और सी में दिया है हमारा विरंजक चूर्ण, और डी में दिया है उपयुक्त सभी। तो दोस्तों इसका जो उत्तर हो जाएगा वो होगा विरंजक चूर्ण, यानी कि पानी के जीवाणु मतलब पानी में जो जीवाणु होते हैं उनको नष्ट करने के लिए हम लोग ऑप्शन नंबर सी में दिया है विरंजक चूर्ण, उसका उपयोग करते हैं। 18 नंबर हमारा प्रश्न है कि हमारे रुधिर की प्रकृति कैसी होती है। यानी कि दोस्तों आप लोग कभी ना कभी अपने खून का स्वाद लिए होंगे, छोटा पर ऐसा ही आप लोग करते थे। अगर आप लोगों का कहीं भी हाथ हो या कुछ भी कट गया तो आप लोग क्या करते थे कि हम लोग अपना शरीर का एक बूंद भी खून बर्बाद नहीं होने देंगे, और उसको हम लोग मतलब नादानी था कि मुंह में उस मतलब कटे हुए भाग को मुंह में डाल देते थे और कहते थे कि खून हमारे
अंदर ही जा रहा है, जो कि ऐसा एकदम बिल्कुल नहीं है। ठीक दोस्तों, ऐसा नहीं कि आपका कोई भी हाथ कट गया आप मुंह में ले लिए तो आपका खून नष्ट है, खून तो निकल रहा है, वो निकल ही रहा है, क्योंकि खून बनने की मतलब स्रोत कुछ और है, और आप खून को मुंह में ले रहे हैं, यानी कि वो तो पच जाएगा, वो आपको तो खून में मतलब नस में तो जाएगा नहीं। तो दोस्तों उसी प्रकार से आप लोग स्वाद लिए होंगे। तो दिया है कि हमारे रुधिर की प्रकृति कैसी होती है स्वाद में। ठीक दोस्तों, रंग तो पूछा नहीं है, स्वाद में कैसी होती है तो दिया है, देखिए दोस्तों ए नंबर में अम्लीय, उदासीन, कुछ क्षारीय तथा कुछ अम्लीय, यानी कि कुछ क्षारीय, थोड़ा थोड़ा क्षारीय, थोड़ा थोड़ा अम्लीय तो होता नहीं। और डी नंबर में दिया है क्षारीय। तो दोस्तों जो हमारा रक्त की प्रकृति होती है वो ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, क्षारीय। ठीक, यानी कि रक्त का प्रकृति हमारा क्षारीय होता है। अब हम लोग क्या करेंगे 19 नंबर को, इसका ऑप्शन डी नंबर होगा क्षारीय। 19 नंबर हल करेंगे। 19 नंबर दिया है कि तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के क्रिया निम्न में से किसमें कराने पर हाइड्रोजन गैस निकलती है। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। देखिए, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल या किसी भी प्रकार का अम्ल होता है, अगर अम्ल का क्रिया किसी भी प्रकार का धातु से कराया जाएगा तो हाइड्रोजन गैस निकलेगा। यानी कि अम्ल का क्रिया धातु से कराया जाएगा तो हाइड्रोजन गैस निकलेगा। अब जरूरी नहीं कि सल्फ्यूरिक अम्ल का करवाएंगे तो हाइड्रोजन गैस निकलेगा, बस किसी भी अम्ल से, बस बात ये हो कि मतलब अगर ज़्यादा मतलब पावरफुल अम्ल होगा, यानी कि जिसमें H+ ज़्यादा मात्रा में होगा, वो जल्दी ज़्यादा मात्रा में H+ आयन निकालेगा। जिसका नहीं होगा वो वैसे तो धातु पर और अम्ल दोनों पर निर्भर करता है, यानी कि हाइड्रोजन गैस कितने मात्रा में निकलेगी वो अम्ल की प्रकृति और धातु की क्रियाशीलता पर निर्भर करता है। तो दोस्तों दिया है, जैसा कि आप लोग समझ गए कि धातु जो होता है, यानी कि अम्ल जो होते हैं धातु से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस निकालते हैं। तो वैसे ही इसमें दिया है कि तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की क्रिया निम्न में से किससे कराने पर हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो देखते हैं इसमें धातु कौन है। ए में दिया है जिंक, बी में दिया है मैग्नीशियम, सी में दिया है एफ यानी कि लोहा, और डी में दिया है उपयुक्त सभी। तो दोस्तों तनु सल्फ्यूरिक अम्ल का क्रिया जिंक में भी कराएंगे तो हाइड्रोजन गैस निकलेगा, मैग्नीशियम में भी और लोहा में भी। यह तो आपसे कहा नहीं कि कितने मात्रा में निकलेगा, मात्रा के हिसाब से किसमें ज़्यादा निकलेगा, बस आपसे पूछा है कि हाइड्रोजन गैस की, तो सबसे, यानी कि सब जिंक, मैग्नीशियम और लोहा सब धातु हैं, और धातु से क्रिया कराने पर हाइड्रोजन गैस निकलता है, यानी कि उपयुक्त सभी इसका ऑप्शन हो जाएगा। अगला है हम लोग का 20 नंबर कि भस्मों का स्वाद कैसा होता है, यानी कि भस्मों का आप चखिएगा तो किस प्रकार का उसका स्वाद होता है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए में है खारा, बी में खट्टा, सी में स्वादहीन, डी में मीठा। तो दोस्तों जो हमारे भस्म होते हैं तो भस्म का स्वाद क्या होता है, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है खारा, यानी कि भस्म का स्वाद खारा होता है। अब दोस्तों 21 नंबर हमारा दिया है कि अम्लीय घोल का पीएच मान कितना होता है। अभी आगे हम लोग समझे हैं दोस्तों कि देखिए 0 से 6 तक क्या होता है, अम्ल अम्ल होता है, और 7 पर हमारा उदासीन, उदासीन मतलब समझिए उदासीन होता है। 7 से 14 के बीच क्या होता है, क्षार होता है। तो पूछा है कि अम्लीय घोल का पीएच मान कितना होता है, तो अम्लीय घोल का पीएच मान 0 से 7 के बीच में ही होगा। क्या क्या हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 6.5 आदि हो सकता है, लेकिन 0 से 7 के बीच में ही होगा। तो दिया है ऑप्शन नंबर ए में 7, 7 से अधिक, 7 से 14 तक, यानी कि 7 से अधिक तो क्या होते हैं, क्षार। अब दिया है 12, 7 से कम। अब देखिए दोस्तों 0 से 7 के बीच क्या होते हैं, अम्ल। और क्या कहा है, 7 से कम, अम्लीय घोल का पीएच मान 7 से कम, यानी कि 7 से कम ही अम्ल होते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा डी सही होगा कि अम्लीय घोल का पीएच मान 7 से कम होता है। अगला दोस्तों हम लोग हल करते हैं। दिया है कि उदासीन घोल का पीएच मान कितना होता है। उदासीन घोल, जैसा कि अभी हम लोग देखे हैं कि 0 से 7 मतलब कि इसके बीच अम्ल, और 7 नंबर उदासीन, और 14 तक क्षार। अब पूछा इसमें कि उदासीन घोल का पीएच मान 7 सॉरी दोस्तों, नॉर्मल ए में दिया है 7 से कम, 7 से कम अम्ल होगा। यहाँ पर 7 छूट गया, 7 से अधिक, 7 से अधिक क्षार होगा।
इनमें से कोई नहीं हो नहीं सकता, और उदासीन जो होते हैं 7 पर होते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा बी होने वाला है। क्या होगा? 7। ठीक। अब दोस्तों हमारा 23 नंबर है कि सभी अम्ल धातु से प्रक्रिया करके कौन से गैस निकालते हैं। अभी हम लोग आगे देखे हैं कि कोनो भी प्रकार का अम्ल हो, अगर धातु से क्रिया करेगा तो कौन गैस निकालेगा? तो हाइड्रोजन गैस निकालेगा। तो देख लेते हैं हाइड्रोजन गैस ऑप्शन नंबर कितने में है। पहला में है ऑक्सीजन, कब्बो ना निकालेगा। हीलियम एकदम ना। क्लोरीन एकदम ना। ऑप्शन नंबर सी में दिया है हाइड्रोजन, यानी कि अम्ल धातु के साथ क्रिया करके ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है हाइड्रोजन गैस निकालते हैं। ठीक। 24 नंबर है हमारा कि हाइड्रोजन सभी अम्लों का एक आवश्यक अवयव है। सर्वप्रथम किसने कहा था? यानी कि अभी हम आप लोग को बताए हैं कि अम्ल में H रहना एकदम जरूरी है। H नहीं रहेगा तो अम्ल नहीं रहेगा, क्योंकि किसी भी प्रकार के अम्ल कितना पावरफुल होगा, कितना कमजोर रहेगा, यानी कि कितना प्रबल होगा, कितना दुर्बल होगा, यह H+ ही निर्धारित करता है। तो अम्ल में H+ रहना आवश्यक है। तो दिया है कि हाइड्रोजन सभी अम्लों का एक आवश्यक अवयव है। H+ मतलब H मतलब हाइड्रोजन ही होता है ना। तो हाइड्रोजन सभी अम्लों का एक आवश्यक अवयव है। किसने कहा था? ए में दिया है न्यूटन, बी में दिया है डेवी, सी में लारी, और जी में यानी कि डी में जॉन डाल्टन। तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा बी होने वाला है डेवी, यानी कि डेवी कहे थे कि हाइड्रोजन सभी अम्लों का एक आवश्यक अवयव है। ठीक। अब हम लोग इस सीरीज का यानी कि पार्ट 1 का लास्ट क्वेश्चन, 1 मिनट दोस्तों, ये 24 नंबर और ये भी 24, यानी कि इसमें देखिए मतलब एक ही 2 नंबर 2 बार लिखा गया, इसको 25 होना चाहिए था। यानी कि जो हमारा ये क्वेश्चन है 24 नंबर, इसको क्या होना चाहिए 25, और 25 नंबर को क्या होना चाहिए 26, यानी कि यह आप लोगों को घालू मिल गया है। ठीक। तो देखिए दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर मतलब 24 में दिया है क्या, 24 में कह रहा है, 24 नहीं है हमारा, क्या है ये 25 है और ये 26। ठीक। तो हमारा देखिए दिया है 25 नंबर में कि अमोनियम क्लोराइड यानी कि अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन कैसा होता है। ए में दिया है उदासीन, बी में मीठा, सी में क्षारीय, डी में इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो हमारा अमोनिया क्लोराइड होता है उसका जलीय विलयन जो होता है क्षारीय, यानी कि ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर सी उत्तर हो जाएगा। अगला है 26 नंबर। 26 नंबर दिया है अम्ल स्वाद में कैसे होते हैं। आप लोगों को पता ही होगा कि अम्ल कैसे होते हैं। अम्ल जो होते हैं स्वाद में खट्टे होते हैं। ऑप्शन नंबर क्या है ए, अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। और जो क्षार होते हैं वो स्वाद में कैसे होते हैं कड़वा होते हैं, और अम्ल स्वाद में खट्टा होते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अम्ल स्वाद में कैसे होते हैं खट्टा, क्षार स्वाद में कैसे होते हैं कड़वा, और उदासीन जल, और मीठा तो पूछा ही नहीं जा सकता, मीठा तो कई प्रकार के होते हैं। ठीक ना। तो आप लोगों को यह पसंद आया होगा, यानी कि इस सीरीज में जितने भी क्वेश्चन को लिया गया है वो मतलब अच्छे अच्छे क्वेश्चन को उठाया गया है। अभी हमारे इस 2 चैप्टर में बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन और भी है, जैसे कि अभी पीएच पैमाना को हम लोग पूरा कहाँ जाने हैं, पीएच पैमाना का खोज कौन किया है, या कि प्रत्येक चीज़ का पीएच मान होता है। पीएच का अर्थ होता है पोटेशियम ऑफ हाइड्रोजन। ठीक दोस्तों, पीएच का तो पीएच मान किसका कितना होता है, क्यों कौन किसके बीच आता है, इन सब चीज़ों को हमको अभी जानना है। यानी कि लगभग दोस्तों चैप्टर नंबर 2 अम्ल एवं क्षार एवं लवण में हमारा 2 पार्ट आएगा। यानी कि पार्ट 1 तो अभी हम लोग हल कर चुके हैं, P1 तो हल कर चुके, और क्या आएगा P2 आएगा। लगभग इसमें कितना प्रश्न था 25 प्रश्न, यानी कि 26 मान लीजिए 26 प्रश्न था, और आपके खूब ज़्यादा से ज़्यादा होंगे तो 25 प्रश्न या 30 प्रश्न। और ऐसा तो बात है नहीं कि सब रटना है, आपको केवल वीडियो देखते जाना है। एकदम आसान से आसान भाषा में बताया जा रहा है और आसान प्रश्न है, इतना है नहीं कि एकदम भारी है, क्योंकि ये चैप्टर ही आसान है। तो आप लोगों को यह प्रश्न पसंद आया हो, यह वीडियो पसंद आया हो, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको बजा दीजिए, यानी कि उस पर इस तरफ जो बेल आइकन होता है इस तरफ का निशान आ जाएगा, तो
तो आप समझिए कि बेल आइकन पर क्लिक हो गया। वह क्यों? क्योंकि दोस्तों ऐसा ही और हमारे चैनल पर वीडियो डाले जाएंगे और आप लोगों को प्राप्त हो सके, इसीलिए आप ये काम कर दीजिए और वीडियो को लाइक करिए। अगर आप लोगों को और अच्छे से जानना है इन सब प्रश्नों को, एक बार और देखिए वीडियो को, आप लोगों को एकदम पूरा कंफ्यूज दूर हो जाएगा। देखिए पहला जो है नॉर्मल स्पीड पर देखिए, और दूसरा बात देखिएगा तो आप 2x स्पीड पर करिए या 1.5 पर करिए, आप लोगों का समय भी बच जाएगा और आप लोगों का रिविजन भी होता रहेगा। तो दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो का मतलब इस जो हम लोग चैप्टर 2, 3, 4 ऐसे का सीरीज जो चलाएंगे, आप लोग को हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट मिल जाएगा, आप लोग वहाँ से जाकर आसानी से देख सकते हैं। ठीक दोस्तों।